हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिकल हब फॉर यू। और मैं आपका दोस्त आपके साथ, मेरा नाम है शुभांशु शर्मा। और मैं आज आपके सामने अपनी 5वीं लोकसभा सीट लेकर आया हूं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही लोकसभा सीट है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर लोकसभा। वैसे तो मुजफ्फरनगर जो है वो काफी प्रसिद्ध है अपने गन्ना उत्पादन के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी चीनी मिलें हैं और यहाँ का जो गन्ना है पूरे देश क्या पूरी दुनिया में गन्ने से बना हुआ गुड़ जाता है, काफी फेमस है अपने गुड़ की मिठास के लिए। और यहाँ के एक दो कोल्हू का जो गुड़ है वो काफी प्रसिद्ध है पूरे इंडिया के अंदर, मतलब काफी लोग उसे बहुत ही लाइक करते हैं। यहाँ के मेनली गुड़ को, जो यहाँ की गुड़ की मिठास है वो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो ये काफी प्रसिद्ध है क्योंकि गन्ना दोआब का क्षेत्र है और यहाँ की जो गन्ने की फसल है वो काफी मजबूत मानी जाती है और यहाँ के किसान भी काफी मजबूत हैं। वैसे यह है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा कृषि जीडीपी वाला जिला है, जिसकी जीडीपी कृषि के अंदर सबसे ज्यादा हाई है। तो ये काफी फेमस बात है मुजफ्फरनगर के लिए। इसीलिए मैं आज आपको मुजफ्फरनगर लोकसभा के बारे में बताने वाला हूँ, क्या क्या मुजफ्फरनगर की खासियत है, कौन कौन से शहर हैं, क्या क्या यहाँ का पैटर्न रहा है, कैसे कैसे यहाँ पर पार्टियां जीती हैं और आगामी क्या समीकरण है, क्या अंकगणित है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो या यहाँ की बहुजन समाज पार्टी हो, उनका क्या आगे अंकगणित रहने वाला है। क्या ये पार्टियां क्या करिश्मा दिखा पाती हैं आगामी चुनाव के अंदर, क्या इन्होंने पिछले चुनावों में किया है, कैसे यहाँ के कैंडिडेट रहे, वो सब मैं अभी आप इस लोकसभा के अंदर पूरा कवर अप करूंगा। मैं बताऊंगा कि क्या मुजफ्फरनगर का गणित आगे होने वाला है, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो अभी लेटेस्ट एमपी हैं माननीय डॉक्टर संजीव बालियान, वो क्या आगे चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, क्या यहाँ की परिस्थिति है, वो सब मैं आपको इस अपनी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वैसे तो मैं अगर बात करूं मुजफ्फरनगर की, तो यह लोकसभा सीट मेरठ से ही लगी हुई है। और मेरठ का जो मोतीपुरम वाला इलाका है, अगर आप उससे आगे जाओगे और जब रुड़की से पहले जो सीमा है वहां तक पूरा का पूरा जो एरिया है वो मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंतर्गत ही आता है। मतलब काफी जो पूरी बेल्ट है वो कृषि पर आधारित है और यहाँ के लोग काफी मजबूत हैं, चाहे वो राकेश टिकैत रहे हों जिन्होंने पूरा किसान आंदोलन चलाया, या और भी काफी पॉपुलर लीडर मुजफ्फरनगर से आते रहे हैं। आपके जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे महबूबा मुफ्ती के पिताजी मोहम्मद मुफ्ती सईद, वो भी यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। काफी मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। लेकिन अगर मैं यहाँ के इतिहास की बात करूं मुजफ्फरनगर की, तो सबसे पहला जो चुनाव यहाँ पर हुआ वो 1957 में हुआ और यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी थी उसके सुमत प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते और वो 1962 में भी चुनाव जीते, लगातार वो 2 बार चुनाव जीते। उसके बाद 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लताफत अली खान, उन्होंने उनको हराया और वो 1967 के अंदर विजयी हुए। उसके बाद 1971 में विजयपाल सिंह जो सीपीआई के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते। उसके बाद आ जाता है 1977 का चुनाव, उसमें सईद मुर्तजा जो भारतीय लोकदल के उम्मीदवार थे, जो चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल थी उसके जो उम्मीदवार थे वो 1977 में यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद 1980 में यहाँ पर गौहर अली खान जो जनता पार्टी काफी मजबूत पार्टी हुआ करती थी उस टाइम की, वो यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद 1984 में धर्मवीर सिंह त्यागी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार थे, वो यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद 1989 में जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि महबूबा मुफ्ती के पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो यहाँ से चुनाव लड़े थे जनता दल के कैंडिडेट के तौर पर, वो यहाँ से चुनाव जीते। 1991 में नरेश कुमार बाल्यान। अब आपको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली उदय है वो 1991 से ही स्टार्ट होता है। तब राम मंदिर की लहर काफी प्रबल तौर पर बह रही थी, काफी पूरे जो उत्तर प्रदेश था या देश था पूरा राम
लहर में बह चुका था, हर तरफ जय श्री राम जय श्री राम। उसी का ये परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आती है और 1991 के अंदर वो मुजफ्फरनगर से भी चुनाव जीतती है और मुजफ्फरनगर से नरेश कुमार बालियान, जो बालियान खाप के थे, वो यहाँ से पहली बार चुनाव जीते। उसके बाद 1996 में भारतीय जनता पार्टी के ही सोनवीर सिंह यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद 1998 में फिर से सोनवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते। 1999 में सईदुज्जमान जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, वो यहाँ से चुनाव जीते। 2004 में मुनव्वर हसन, आपको पता ही होगा, तबस्सुम हसन के हस्बैंड थे और कैराना के अंदर काफी पॉपुलर फैमिली है। अभी भी वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे उनका बेटा नाहिद हसन हो, वो सपा से अभी विधायक है। कैराना का काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, हसन फैमिली के नाम से जानी जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। वो यहाँ से एमपी रहे थे, लेकिन उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद ये 2009 का जो चुनाव हुआ उसमें कादिर राणा, जो राणा इंडस्ट्री है, जो स्टील इंडस्ट्री है मेन मुजफ्फरनगर के अंदर, उसके मालिक हैं कादिर राणा, वो यहाँ से चुनाव जीते। उन्होंने आरएलडी की अनुराधा चौधरी को उस टाइम हराया था और 2009 में वो बसपा के टिकट पर यहाँ पर चुनाव जीत कर आए। उसके बाद जो कवाल हत्याकांड हुआ 2013 के अंदर, उससे पूरी की पूरी परिस्थिति बदल गई मुजफ्फरनगर लोकसभा की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती के साथ उभरी, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ की मेन हकीकत क्या है, क्योंकि उसमें काफी नुकसान हुआ दोनों तरफ से, हिंदू हो या मुस्लिम हो। वो एक काफी दर्दनाक हादसा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 2014 में संजीव बालियान क्या रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं। पूरी की पूरी लैंडस्लाइड विक्ट्री मुजफ्फरनगर लोकसभा में संजीव बालियान ने कर दी और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत बेस बनकर उभरा 2014 में मुजफ्फरनगर लोकसभा, जहां से पूरा का पूरा लीड किया भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुजफ्फरनगर की हवा बही वहां के दंगों के बाद, उसने भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत लीड दिलाई पूरे प्रदेश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी तभी से ही एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाए हुए है। लेकिन 2019 में काफी टफ फाइट मिली थी। उसका एक रीजन भी था, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जो थे एक काफी बड़े लीडर थे आरएलडी के। मुस्लिम जाट बहुत काफी तादाद में पॉपुलेशन है मुजफ्फरनगर के अंदर, दोनों ने उनका काफी सहयोग किया, काफी कांटे की टक्कर हुई। लेकिन संजीव बालियान जैसे तैसे चुनाव जीत गए। उनके लिए उन्होंने खुद बोला था एक इंटरव्यू में, मेरे लिए यह सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चुनाव है 2019 का लोकसभा चुनाव। अगर मैं यह चुनाव जीत जाता हूं तो यह एक करिश्मा होगा। उन्होंने खुद इंटरव्यू में यह बात बोली थी, मैंने सुना था। और क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि मुस्लिम और जाट पॉपुलेशन अगर उनके अपोजिट चली जाती है तो उनका चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़े, अच्छे से लड़े और मोदी जी के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा वोटों ने उनका सहयोग किया तो वो चुनाव जीत गए। तो इस बार वो लगातार 2 बार से एमपी हैं, काफी पॉपुलर लीडर हैं जाट बिरादरी के अंदर, काफी मजबूत हैं, बालियान खाप से आते हैं। और बालियान जो है वो 80-90 गांव हैं मुजफ्फरनगर के अंदर, काफी मजबूत गोत्र है जाट कम्युनिटी का। तो अभी के जो समीकरण हैं वो शायद डिपेंड करते हैं कि मेरे को नहीं लगता कि संजीव बालियान का यहां से टिकट कटने वाला है मुजफ्फरनगर लोकसभा में। लेकिन 2024 का इलेक्शन कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, क्या बसपा और सपा अपने कैंडिडेट उतारती हैं या कांग्रेस भी कोई अच्छा प्रत्याशी देती है जिससे कि वोटों का बंटवारा हो। यह काफी हद तक डिपेंड करेगा संजीव बालियान की आगे की राह को। अभी मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां पर मेनली 5 विधानसभा क्षेत्र हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा में।
तो जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें पहला मुजफ्फरनगर विधानसभा। मुजफ्फरनगर विधानसभा थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को लीड कराता है। यहाँ से कपिल देव अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे 2017 और 2022 में विधानसभा के अंदर, वो लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं और इस बार भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के गौरव स्वरूप बंसल को हराया है। और वो कम से भी कम यहाँ से वो उन्हें 1,11,000 वोट मिले थे और जो स्वरूप थे उन्हें 93,000 वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं यह जो विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी को लीड कराती है, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो। लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक भारतीय जनता पार्टी को रहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट इस लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, जो कि मुजफ्फरनगर की सीट है। अभी जो 4 सीट हैं बाकी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आरएलडी यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में काफी मजबूती के तौर पर उभरी है और जो एक जयंत चौधरी की जो एक साफ सुथरी और जो उनका एक इंटेलिजेंस माइंडसेट है, उसकी बदौलत वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब रहे। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन अभी 2022 के अंदर मात्र 1 सीट जो मुजफ्फरनगर शहर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो एक काफी बड़ा ड्रॉबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर संजीव बालियान के लिए, क्योंकि 2017 के बाद से संजीव बालियान को एक मजबूत जाट नेता के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन 2022 में उनकी जो लीडरशिप थी क्वालिटी उसमें थोड़ा से गिरावट हुई है, क्योंकि वो 4 सीट यहाँ से आ गई। अगर मैं मुजफ्फरनगर की असेंबली वाइज बात करूं तो यहाँ पर 5 असेंबली हैं। पहली असेंबली सरदना जो मेरठ जिले के अंदर आती है, दूसरी चरथावल जो सीट है, जब आप हरिद्वार की तरफ जाओगे इससे मुजफ्फरनगर से, तो वो जो पूरा एरिया है वो चरथावल विधानसभा के अंतर्गत आता है। तीसरी सीट बुड़ाना है, बुड़ाना आपके मुजफ्फरनगर से, और जब आप शामली की तरफ जाओगे तो उस वो जो एरिया है वो पूरा बुड़ाना विधानसभा के अंतर्गत आता है। जो यहाँ पर चौथी सीट है वो खतौली है। खतौली आपको पता ही होगा, मेरठ से 30-35 किलोमीटर आगे, और जो मेरठ से जो 30-35 किलोमीटर आगे और 70 किलोमीटर वहां से मुजफ्फरनगर पड़ता है, तो वो जो एरिया वो पूरा खतौली विधानसभा के अंदर आता है। और उसके बाद है पांचों हो गई, चरथावल, बुड़ाना, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरदना। अभी मैं पिछले विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो सरदना से संगीत सोम जो एक फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था कि अतुल प्रधान के हाथों। वो 18,000 वोटों से हार गए। अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के बड़े युवा नेता के तौर पर उभरे हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही थी मेरठ की। मेरठ के अंदर काफी पॉपुलर नाम है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से आते हैं, वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे, सपा युवाजन सभा के भी अध्यक्ष रहे थे, और अखिलेश यादव के बहुत ज्यादा करीबी हैं। वो यहां से चुनाव जीते सरदना से 2022 के अंदर। अभी खतौली से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ही जीती थी। वहां के जो प्रसिद्ध लीडर हैं सैनी, वो यहां से चुनाव जीते, लेकिन उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था। उनकी जगह उनकी पत्नी उपचुनाव में लड़ी, लेकिन वो मदन भैया जो कि आरएलडी से कई बार विधायक थे लोनी के, उस बार आरएलडी ने उन्हें वहां से चुनाव लड़ाया। गुर्जर प्रत्याशी थे, गुर्जरों में अच्छी खासी पैठ है और काफी बाहुबली नेता माने जाते हैं। तो खतौली से वो चुनाव लड़े, जीते, 93,000 वोट मिली उन्हें। सपा का समर्थन था, बसपा का समर्थन था, और राजकुमारी सैनी मात्र 75,000 वोट ले पाई और वो चुनाव हार गई। तो विक्रम सैनी जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से चुनाव जीते थे, उन्होंने यह सीट गंवा दी और उपचुनाव में वो उनकी पत्नी यहाँ से हार गई, जो एक काफी बड़ा सेटबैक था भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर मैं चरथावल की बात करूं
तो पहले भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार कश्यप काफी कद्दावर नेता थे, संजीव बालियान के काफी करीबी हुआ करते थे। वो 2017 में यहाँ से विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई और यहाँ से इस बार उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, सपना कश्यप, लेकिन वो पंकज मलिक के हाथों चुनाव हार गई। मात्र 5000 वोट से पंकज मलिक जो सपा के उम्मीदवार थे, यह सीट सपा के पास थी। इस बार इस पर आरएलडी का सपा को समर्थन था। यह चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जीत गई चरतावल विधानसभा से। तो पंकज मलिक जो काफी युवा नेता के तौर पर उभरे हैं सपा के लिए, वो यहाँ से चुनाव जीते। बुढ़ाना अभी राजपाल सिंह बालियान यहाँ से विधायक हैं, वो काफी फेमस लीडर हैं आरएलडी के, और आरएलडी ने उन्हें नेता सदन भी बनाया हुआ है अपना विधानसभा के अंदर। तो वो चुनाव जीते हैं, 1,31,000 वोट मिले। और यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के 2017 में चुनाव जीते थे उमेश मलिक, उन्हें 1,02,000 वोट मिले। तो वो यहाँ 29,000 वोटों से चुनाव हार गए, जो काफी बड़ा सेटबैक था संजीव बालियान के लिए, क्योंकि 29,000 की लीड काफी बड़ी लीड है आरएलडी के लिए, और यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है लोकसभा चुनाव के अंदर। अगर मैं बात करूं क्या यहाँ पर संजीव बालियान 2024 के अंदर चुनाव जीत पाएंगे, क्या यहाँ के समीकरण है, क्या अंकगणित कहता है कि अगर, क्योंकि उनका टिकट पक्का है, उन्हें कोई हटाने वाला है नहीं, ये बिल्कुल डेफिनेट बात है। अभी भी वो मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा जाट लीडर बनाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता चाहिए, क्योंकि बिना जाट मतदाता के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं निकाल सकती। उसी का मेन प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी संजीव बालियान को हाथों को मजबूत करना चाहती है, और वो चाहती है कि कैसे भी मुजफ्फरनगर के अंदर उसका जो बेस है वो कायम रहे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने संजीव बालियान को फ्री हैंड दिए हुए हैं। आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा मीटिंगें वगैरह भी करते रहते हैं, और मुजफ्फरनगर के विकास के लिए काफी अग्रसर हैं। अभी जो उनकी जो प्रमुख जो विकास योजना है, जिसमें कि खटीमा और पानीपत हाईवे, उसका काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है मुजफ्फरनगर के अंदर, और यह काफी फेमस हाईवे मुजफ्फरनगर को मिलने जा रहा है। चाहे आरआरटीएस को बढ़ाने की बात हो, उसकी भी डिमांड वो कर रहे हैं कि मेरठ जो आरआरटीएस मेरठ तक जा रही है वो शायद मुजफ्फरनगर तक हो जाए, वो भी उनकी डिमांड है। 2-3 मील खुलवाने की भी बात चल रही है। तो वो चाहते हैं कि उनका जो बेस बना हुआ है अभी मुजफ्फरनगर के अंदर वो बना रहे, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लगातार गेन करती रहे, क्योंकि उसके लिए जरूरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर उसे बना रहना है तो उसे मुजफ्फरनगर लोकसभा जीतनी ही होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर महागठबंधन नहीं होता तो क्या संजीव बालियान यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे? मेरा अगर आंसर होगा तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ, संजीव बालियान यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, अगर सपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ती हैं। अगर यहाँ से आरएलडी सपा का गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आरएलडी का जो प्रत्याशी होगा वो एक मजबूत प्रत्याशी होगा, और भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत टक्कर मिलने वाली है जयंत चौधरी की तरफ से। लेकिन ये बात बिल्कुल हद तक सही है कि जयंत चौधरी शायद ही मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, क्योंकि वो पिछला चुनाव बागपत से लड़े थे और वो इस बार भी शायद बागपत ही जाना चाहें। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर महागठबंधन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान फिर से शायद चुनाव जीत जाए, क्योंकि यहाँ पर जो और बिरादरी हैं हिंदुओं की, वो पूरी की पूरी सपोर्ट कर रही हैं संजीव बालियान को, और वो चाहती हैं कि ये ही चुनाव जीतते रहे। काफ़ी पॉपुलर लीडर है, जाते रहते हैं, समाज के बीच में आना जाना उनका लगा रहता है। अगर जनता से आप पूछो तो काफ़ी विकास योजना हो, चाहे लोगों के सुख दुख हो, हमेशा बने रहते हैं, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का कोर कार्यकर्ता है, जो सपोर्टर है, वो बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं लगता मुझे मुजफ्फरनगर लोकसभा में। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत ही मजबूत है।
लेकिन देखना होगा कि गठबंधन की क्या समीकरण बनता है। सारा डिपेंड है गठबंधन के ऊपर। अगर बसपा अपना कोई मुस्लिम प्रत्याशी दे देती है, जैसे कि कादिर राणा 2-3 बार से चुनाव लड़ते आए हैं और वो बसपा के एक बहुत बड़े मजबूत कैंडिडेट थे, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा महागठबंधन के लिए, या समाजवादी पार्टी के लिए, या आरएलडी जो भी चुनाव लड़ रही हो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में, क्योंकि वो सीधे सीधे उनकी वोट काटने वाला है। तो यही सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ता है, तो वही डिसाइड करेगा कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट किस तरफ जाएगी। अगर मैं 2014 की लोकसभा की बात करूं तो पूरी पांचों की पांचों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया था। भारतीय जनता पार्टी 4,20,000 वोट से जीती थी भाई साहब, लैंडस्लाइड विक्ट्री। ऐसी विक्ट्री मैंने कभी नहीं देखी मुजफ्फरनगर लोकसभा में। 4 लाख से जीतने का मतलब है पूरा का पूरा वोट एक तरीके से संजीव बालियान को मिला। वो पूरा का पूरी हिंदू जो ताकत थी वो पूरी संजीव बालियान की तरफ गई और संजीव बालियान रिकॉर्ड तोड़ मतों से वहां से चुनाव जीते। अगर 2019 की बात करूं तो 5,73,000 वोट मिले थे चौधरी अजीत सिंह को, 5,67,000 वोट मिले थे, मात्र 6,000 वोट से संजीव बालियान जैसे तैसे चुनाव जीत गए। बस भगवान के नाम पर ही चुनाव जीते, नहीं तो अजीत सिंह काफी बड़ा नाम था, उन्होंने बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी उन्हें। 2014 में 5,53,000 वोट मिले, 2,52,000 उनके कादिर राणा उनको वोट मिले, तो मतलब 4 लाख के करीबन वोटों से चुनाव जीते। काफी शानदार चुनाव लड़े थे। 2019 में कादिर राणा चुनाव जीते थे, 2,75,000 वोट मिले थे। और 2009 के अंदर कादिर राणा जब चुनाव जीते तो अनुराधा चौधरी भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी की संयुक्त प्रत्याशी थी, क्योंकि उस समय बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन था। 2,54,000 वोट उन्हें मिले थे, तो वो भी एक शानदार फाइट हुई थी, लेकिन वो चुनाव हार गई। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या 2024 के अंदर कैसे समीकरण बने कि यह सीट बीजेपी जीत पाए या फिर वो महागठबंधन के उसमें चली जाए। तो गाइस सबसे ज्यादा डिपेंड अभी क्लियर हो जाएगा, जो इंडिया की भी बैठक हो रही है, कि गठबंधन कैसे बनता है। अगर बसपा अलग रहती है तो फिर ये सीट बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है, फिर बिल्कुल राह आसान होने वाली है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, पहले यहाँ पर बदमाशी बहुत हुआ करती थी, बहुत ज्यादा आतंक था बदमाशों का। लोग अपनी ट्यूबवेल और खेतों पर जा भी नहीं पाते थे। जब से योगी जी आए हैं, योगी जी ने बिल्कुल बदमाशों की बैंड बजा दी। मतलब इतने एनकाउंटर हुए कि वो तख्ती लेके घूम रहे थे वहां के बदमाश। तो योगी जी का काफी खौफ है और योगी जी के शासन प्रशासन को लोग काफी प्रशंसा करते हैं कि योगी जी की बदौलत बिल्कुल भयमुक्त वातावरण है मुजफ्फरनगर के अंदर। तो मुजफ्फरनगर जिले की जो पहले एक गलत छवि बन गई थी, वो कहीं ना कहीं अब छवि बदल रही है और मुजफ्फरनगर भी विकास के रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है योगी जी के शासनकाल में। क्योंकि योगी जी काफी पॉपुलर हैं मुजफ्फरनगर के अंदर, क्योंकि वो जिस तरीके से आके यहाँ पर भाषण देते हैं उनसे जनता काफी प्रभावित है और उनके भाषण पर जनता काफी मोहित है। तो इसी वजह से योगी जी का फैक्टर भी यहाँ पर डिपेंड करने वाला है। जिस तरीके से बीजेपी की राज्य सरकार चल रही है उस पर काफी हद तक डिपेंड करती है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट। मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया कि अगर महागठबंधन नहीं होता है और ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं विपक्ष वाले, तो बिल्कुल 100% बीजेपी यहाँ से सीट निकाल लेगी। फिर से संजीव बालियान यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे 100%, क्योंकि मोदी जी का करिश्मा अब भी इस क्षेत्र में लगातार चमक ही रहा है। तो और जो मुजफ्फरनगर की जो योजना थी, चाहे वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो अभी दी है सरदना के अंदर, वो भी मुजफ्फरनगर लोकसभा में ही आता है सरदना, तो उससे भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंदर, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ताकतवर होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं हेल्थ वाइज, और यहाँ के लोग काफ़ी आर्मी या पुलिस हो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो यहाँ के जो युवा हैं उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सौगात अभी दी गई है 2-3 साल पहले। तो ये सब चीजें डिसाइड करेंगी कि मुजफ्फरनगर लोकसभा का ऊंट किस करवट बैठता है। देखना होगा, अभी कुछ टाइम बचा हुआ है लोकसभा चुनाव में। मैं इस पे आगे भी वीडियो लेकर आता रहूंगा और पूरा गणित समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहाँ पर कास्ट वाइज देखूं तो मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 6 से 7 लाख यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। फिर यहाँ पर जाट मतदाता हैं 2 से 2.5 लाख। यहाँ पर आपके गुर्जर मतदाता हैं 1.5 लाख के करीब। त्यागी मतदाता हैं यहाँ पर 80,000 से 1 लाख। ब्राह्मण मतदाता हैं 1 लाख से 1.5 लाख। बनिया मतदाता यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास है। कश्यप मतदाता यहाँ पर 1 लाख के आसपास है। पाल ये पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ओबीसी यादवों को अगर छोड़ दे तो जो नॉन ओबीसी यादवों वाला जो वोट बैंक है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए यहाँ पर मजबूती से 2-3 बार से चुनाव जीत रही है। तो आपको मतलब देखना होगा, मैं भी बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं कि क्या यहाँ की परिस्थिति रहती है, क्या भारतीय जनता पार्टी आगे यहाँ पर कैसे चुनाव लड़ती है, कैसे जीतती है। जय हिंद, जय भारत।